हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ गए BTS नोवेल के एपिसोड नंबर 245 पे और इस एपिसोड को तो आपको डेफिनेटली एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें जियान की पावर खतरनाक तरीके से राइज तो होगी, फिर हम उसके एब्सोल्यूट सप्रेशन को देखने वाले हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाले ऑसम वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के इल्यूजन से बाहर आ चुका था। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जियान को एक स्टोरी दिखाता है। इस स्टोरी में एक ब्लैक क्लॉथ दोधी को देखा जा सकता है। शायद ये ब्लैक क्लॉथ दोधी इंजर्ड हो चुका था, इस वजह से बोधिसत्व ट्री को रिफाइन करके अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दुश्मन आ गया था। फिर वो दुश्मन दोधी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के साथ मिलकर उस बंदे को हरा देता है, लेकिन मरने से पहले उस ब्लैक क्लॉथ दोधी के जो भी नेगेटिव इमोशंस थे वो स्पीड में एंटर कर गए थे। फिर बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जियान को एक डेमो दिखाता है। इस डेमो में एक फ्लेम ट्री से बाहर आती है जो कि बोधिसत्व सीड को रिफाइन करती है। रिफाइन होने के बाद वो ट्री एक रिफ्रेशिंग एयर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जैसे रिफ्रेशिंग एनर्जी एंशिएंट ट्री के अंदर एंटर करती है, नेगेटिव इमोशंस का एक काले रंग का क्लस्टर एंशिएंट ट्री से बाहर आ गया था। कुछ इसी तरीके के प्रोसेस को जियान को रिपीट करना होता है। तुरंत ही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में से कई बोधिसत्व सीड्स बाहर आए थे। जियान कहता है जब तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी दोधी के नेगेटिव इमोशंस को हटा नहीं पाए तो फिर आखिर में क्या कर सकता हूँ। लेकिन बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की स्पीड किसी बच्चे की तरह वेव करती है। अंत में जाके जियान को एग्री करना ही पड़ता है। फाइनली बोधिसत्व सीड्स की रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गई थी। अब क्योंकि हेवली फ्लेम को यूज करना काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, जियान की एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इस पल के बाद ही जियान को समझ में आया था कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी कुछ टहनियां बाहर आती हैं, ये जियान को तुरंत ही एनर्जी से भर देती हैं। जियान सेंस करता है कि इस नई एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसके शरीर की दुख की होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, यानी कि अब वो और भी पावरफुल होता जा रहा है। इस बात को जान के वो काफी खुश हो गया था। अब क्योंकि दुखी के एग्जॉस्ट होने की कोई परेशानी नहीं है, जियान धुआंधार रिफाइनिंग शुरू कर देता है। काफी समय के बाद बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर से सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले जियान सही से खड़ा भी हो पाता, वो थकान की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। जियान को इस तरीके से बेहोश होते देख बोधिसत्व एंशिएंट ट्री इसे अपने अंदर खींच लेता है। जियान एक तरीके की मेडिटेशन में चला गया था। कुछ समय के बाद जूनर, हनी और बाकी के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ने बुलाया था। जूनर बताती कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के पास 3 ट्रेजर्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है बोधिसत्व हार्ट, फिर बोधिसत्व सीड और लास्ट में रीइंकार्नेशन की नॉलेज होती है। जियान के वीक कंडीशन को देख के मालूम पड़ता है कि जियान को तीसरा गिफ्ट मिल गया है। हनी और जूफंग ऐसी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अचानक से बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के ऊपर हमला कर देते हैं, जैसे जियान अपने ध्यान से उठ जाए। लेकिन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री बहुत ही खतरनाक तरीके से रिटेलिएट करेगा। अगले पल में इन दोनों की फुटबॉल बन गई थी। ये दोनों खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। ऐसे सीन को देख के सभी को मालूम पड़ जाता है कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के रहते हुए वो जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सभी ने इंतजार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके काफी समय बीत जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब कई लोग पागलपन की कगार पे होते हैं, अचानक से वो फिगर जो कि एंशिएंट ट्री के अंदर बैठा हुआ होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है। अब आगे क्या होने वाला है उसे हम देखते हैं इस एपिसोड में। ये जगह जो कि लाइफ फोर्स से भरी हुई थी, जैसे अंदर बैठे इंसान की आंखें खुलती है, अचानक से पूरा स्पेस फ्लक्चुएट करने लगता है। सभी उस इंसान की काली आंखों को देखते हैं जो कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर होता है। उस समय उन आंखों को देख के सभी को ऐसा लगता है जैसे इन आंखों ने दुनिया की हर एक चीज को देख लिया है। ऐसी फीलिंग की नकल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये फीलिंग सीधे सोल से आती है। जुनर देखती है जियान को जिसने अपनी आंखें खोल ली है। उसका चेहरा खुशी से भरा था। वो कहती है बिग ब्रदर जियान। हन्यू का ग्रुप भी इस समय एक दूसरे को देख रहा होता है। हन्यू कहते हैं इस इंसान की आंखें बहुत ही डीप हो चुकी हैं। वो बाकियों से अलग फीलिंग को फील कर रहे थे। जिस समय जियान अपनी आंखों को खोल के इन सभी को देखता है, पूरे हन क्लैन के ग्रुप को ऐसा लग रहा होता है जैसे जियान के इनके कोई भी राज छुप नहीं सकते। ऐसी फीलिंग डिस्कम्फर्ट से भरी हुई होती है। इस समय ये पूरी जगह शांत थी। सभी का ध्यान होता है जियान के ऊपर, जो कि अभी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से बाहर नहीं आया है। इन सभी ने कुछ एंशिएंट बुक्स में ये पढ़ा होता है कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर रह के ट्रेन किया जा सकता है। इस वजह से किसी को पता नहीं होता कि इस ट्रेनिंग के बाद आखिर कैसा बदलाव होने वाला है। जियान जो कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की बाहों में होता है, इस समय उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी खोया खोया सा लग रहा था। उसकी आंखें स्लोली सभी को देखती हैं। फाइनली जब वो देखता है जूनर के ग्रुप को, उसकी आंखों का वो लुक जो कि एक्सपीरियंस से भरा हुआ था, उनमें एक फैमिलियर लुक आने लगता है। हम जियान को अपने मुंह को खोलते हुए देखते हैं। एक पल के बाद बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर से एक हल्की सी होर्स आवाज बाहर आई थी। ये आवाज जियान की होती है। वो कहता है जूनर। जो भी इस आवाज को सुनता है सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जियान की बोलने की ये टोन पुराने वाले जियान से पूरी अलग होती है। खैर इन शब्दों को कहने के बाद जियान की आंखों में जो एक्सपीरियंस से भरा एक्सप्रेशन होता है, हम उसे स्लोली विड्रॉ होते हुए देखते हैं। अंत में जाके पूरी तरीके से वैनिश हो गया था। ये एक्सपीरियंस से भरा एक्सप्रेशन ऐसे गायब होता है जैसे जियान के सोल में वापस लौट गया हो। इसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। अपने चेहरे के उस लुक को विड्रॉ करने के बाद जियान फाइनली अपने सिर को उठाता है। उसके मुंह से गहरी हरे रंग की हवा बाहर आती है। तुरंत ही वो खड़े होकर सभी की आंखों के सामने बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से बाहर आने लगा था। जब जियान की बॉडी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को टच करती है, अचानक से इसमें रिपल्स क्रिएट होने लगती है। इस
इस समय जियान का शरीर किसी लिक्विड की तरह लग रहा था। वो काफी आसानी से बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से बाहर आ जाता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से थोड़ी दूर तक आने के बाद फाइनली जियान को अपने शरीर को स्ट्रेच करने का मौका मिला था। वो हंस के बोलता है मैं फाइनली वापस लौट आया। जब उसके ग्रुप के कानों में जियान की पुरानी आवाज एंटर करती है वो सभी रिलीफ फील करते हैं। जुन्नर तुरंत ही आगे बढ़ गई थी। उसकी आंखें जियान के शरीर को अच्छे से देखती है। वो कहती है बिग ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो? ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो दोबारा से जुन्नर के काले बालों को टच करता है। हम उसकी आंखों में कई डीप फीलिंग्स को फ्लैश होते हुए देखते हैं। दूसरों की आंखों में जियान ने बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर बस एक ही महीना गुजारा है, लेकिन जियान जानता था कि उसकी सोल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर ऑलरेडी 100 रिइंकार्नेशन से गुजर चुकी है। अगर उसका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो उन रिइंकार्नेशन में खो चुका होता। अच्छी बात है कि जियान के फर्म हार्ट की वजह से वो सेफली वापस लौट पाया। सिर्फ एक ही महीने के अंदर जियान ने कई जिंदगियां और मौतों को देखा है। उन सभी का डेंजर लेवल किसी दोशंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करने से बिल्कुल कम नहीं था। जुन्नर जियान की आंखों को बिल्कुल डॉज नहीं करती। वो उन काली आंखों को ध्यान से देखती है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि पिछले एक महीने में जियान का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लेकिन एक बात क्लियर थी, जैसा कम एक्सप्रेशन इस समय जियान के चेहरे पे है, सिचुएशन वैसी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जियान और कुछ बोलना नहीं चाहता था, वो फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछती। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। वो पीछे मुड़ के बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की तरफ देखता है। फाइनली वो अपने दोनों हाथों को कप करके बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो कि पिछले एक महीने से बिल्कुल हिला भी नहीं था, जैसे जियान थैंक्स बोलता है अचानक से इसकी टहनियां हिलने लगती है। इस रस्टिंग साउंड को सुन के सभी लोग काफी अमेज फील कर रहे थे। ये चीज एक्चुअली में इंटेलिजेंस को पोजेस करती है। बस बात कुछ ऐसी थी कि पिछले एक महीने में वो किसी के ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करती। हम गुचियांग को सामने आते हुए देखते हैं। वो जियान को देख के बोलता है ये और अब मैं भी तुम्हारे चैनल को देख नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम पहले से बेंशिंग क्लास में पहुंच चुके हो? उसकी आवाज की टोन को सुन के ऐसा लगता है जैसे गुचियांग भी जियान की ग्रोथ पे बिलीव नहीं कर पा रहा है। उससे जियान के ऑरे को सेंस करके ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसी फीलिंग को उसने अपने क्लाइंट के बेंशिंग एक्सपर्ट से भी फील नहीं किया होता। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है इतना आसान कैसे हो सकता है? वो गुचियांग से बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अब भी जियान ने बेंशिंग क्लास में कदम नहीं रखा है। अब भी उसे हम 9 चेंज पीक दोजन बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग में जियान ने वो अचीव कर लिया जिसे लोग 10 सालों में भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये स्पीड बहुत ही शॉकिंग थी, लेकिन जियान ये जानता था कि बाकियों की आंखों में एक महीना था, वहीं पे जियान ने कई 100 सालों को एक्सपीरियंस किया है। उसने 100 सालों को पूरा यूज करके अपनी दुखी को बार बार रिफाइन करके कंप्रेस किया है। ऐसा करने के बाद ही उसकी बॉडी 9 चेंज तक पहुंच पाई है। अब उसे दोजन क्लास का पीक एक्सपर्ट बोला जा सकता है। अगर हम सच में बात करें तो ऐसी स्पीड को फास्ट तो नहीं बोला जाएगा, बल्कि इसे रिलेटिवली स्लो बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन जियान उस स्ट्रेंथ पर रिलाई करने की कोशिश कम करता था जिसे उसने पर्सनली मैथ करके ऑब्टेन ना किया हो। इवन ये स्ट्रेंथ जो कि कई रिइंकार्नेशंस ऑब्टेन करी गई है, उसे भी उसने कई बार सप्रेस किया है। वो नहीं चाहता कि उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन के बिना फालतू में राइज हो। जियान का लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता है। वो नहीं चाहता कि छोटे छोटे फायदों की वजह से उसके फ्यूचर के बेनिफिट्स कम हो जाए। जियान को उसे रिलाते हुए देख गुचियांग हल्के से स्टार्टल हो जाता है। उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आती है। अभी का गुचियांग बिल्कुल गैस भी नहीं कर पाता कि जियान के दिमाग में क्या चल रहा है। जियान अपनी आंखों को विड्रॉ करने के बाद अचानक से हनी और जूफंग के ग्रुप को देखता है। जियान को अपनी तरफ देखते हुए देख वो सभी जल्दी से दुखी को सर्कुलेट करने लगे थे। इन सभी की कोल्ड आंखें जियान को काफी अलर्टनेस से देखती हैं। अगर जियान कोई भी अनयूजुअल एक्शन लेता है तो ये सभी तुरंत ही अटैक कर देंगे। इन दोनों ग्रुप के अच्छे रिएक्शंस को देख के जियान के चेहरे पे रिडिक्यूल भरी स्माइल आती है। अगर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री में एंटर करने से पहले उसकी मुलाकात इन दोनों से होती तो हाँ ये दोनों मिलकर शायद जियान को सरप्राइज कर लेते। लेकिन इस समय जियान को अपनी स्ट्रेंथ पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। वो जानता है कि वो इन दोनों को अपने एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकता है। उसके शरीर में दौड़ रही वो टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जियान को कॉन्फिडेंस देती है। जब हनी और जूफंग जियान के चेहरे की वो स्माइल देखते हैं इन दोनों की फेस टाइट हो जाती है। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है हनी की। उसके चेहरे पे जो हमेशा वार्म स्माइल रहा करती थी अभी वो पूरी तरीके से गायब ही हो चुकी होती है। उसकी आंखें सिनेस्टर थी। वो अभी की जियान के अंदर से एक रियल डेंजर को फील कर पाता है। अगर हन क्लैन के उस ल्यूनाटिक को छोड़ दिया जाए तो सेम जनरेशन में बस अब जियान ही है जो कि हनी को ऐसी फीलिंग दे पा रहे हैं। अभी जूफंग का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी था। वो कहते हैं बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर ट्रेन करने के बाद ये लड़का पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर उसे पता होता कि जियान को इतनी लकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो पहली बार मिलते समय वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता। वो बीच में इंटरवीन करके जियान को खत्म कर देता। ऐसा होने पे जो अभी की परेशानी है उसकी जड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाती। लेकिन शायद जूफंग को ये पता नहीं है कि अगर जियान ने बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर से उस ब्लैक दोदी के नेगेटिव इमोशंस को रिमूव नहीं किया होता तो ये सभी अभी भी उस इल्यूजन में फंसे हुए होते। फ्यूचर में इन सभी की हालत भी वैसी ही हो जाती जैसे वो बेंशिंग पपेट्स थे। जब जियान किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सभी के चेहरों पर अलग अलग इमोशंस होते हैं, उस एमरल्ड एंशिएंट ट्री में से एक अजीब सी आवाज बाहर आती है। ये काइंड ऑफ बजिंग आवाज थी। इसमें से कुछ बाहर आता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को मूव करते हुए देख हन्यू का ग्रुप तुरंत ही पीछे चला जाता है। वो पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीज कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग है। इन सभी की फिर से शिकार बनने की बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती। लेकिन जब ये सभी विड्रॉ कर रहे होते हैं बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में से कई मफल्ड साउंड सुनाई देते हैं। जैसे जैसे आवाजें आ रही थी हम पेड़ के अंदर से कई एमरल्ड ग्रीन लाइट स्पॉट्स को बाहर आते हुए देखते हैं। एंड में जाके सभी लाइट स्पॉट्स हवा में टंगे रहते हैं। इन लाइट स्पॉट्स को देख के सभी चौंक जाते हैं। जब सब इन चीजों को ध्यान से देखते हैं इनके चेहरे शौक
से भर गए थे। एक बंदा चिल्ला के बोलता है बोधिसत्व सीड्स। हन्यू का ग्रुप भी इन सभी लाइट स्पॉट्स को काफी शौक से देखता है। ये सभी एक्चुअली में बोधिसत्व सीड्स हैं। इनमें से किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया होता है कि बोधिसत्व सीड्स जो कि बाहरी दुनिया में एकदम बेशकीमती है, ऐसे 20 बोधिसत्व सीड्स को ये एंशिएंट ट्री सभी को दे देगा। कुछ समय तक शौक फील करने के बाद सभी की आंखें लाल हो जाती हैं। कई मेजेस्टिक द्वीप की रिलीज होती है। ये सभी कई रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर उन हरे बीजों को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। हन्यू के ग्रुप की ऐसी लाल आंखों को देख के जियान के चेहरे पे बस एक स्माइल आती है। जैसे वो एक इशारा करता है, ऐसा लगता है उन बोधिसत्व सीड्स को जियान ने समन कर लिया है। वो स्विच साउंड करते हुए सभी डकैतों के हाथों को डॉज कर देते हैं। कुछ ही फ्लैशेस के बाद ये सभी जियान के हाथ में इकट्ठे हो गए थे। इन बोधिसत्व एंशिएंट सीड्स को ग्रैब करने के बाद जियान बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की तरफ देख के एक स्माइल करता है। वो कहते हैं ब्रदर बोधिसत्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने के बाद जियान अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। कई बोधिसत्व सीड्स जुनर, काइलिन, गुचिंगांग और बाकियों के सामने आ जाते हैं। गुचिंगांग, गुचिंग और बाकी के लोग इन बोधिसत्व सीड्स को गर्म आंखों से देखते हैं। वो बिना हेसिटेट करे इन्हें ग्रैब करके जियान को थैंक यू बोलते हैं। जियान स्माइल करके अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है कोई नहीं कोई नहीं। वो कुछ और लाल आंखों वाले बंदों को देखता है। जियान ने एक बार फिर से अपनी उंगली को फ्लिक कर दिया था। कुछ बोधिसत्व सीड्स उनके सामने पहुंच जाते हैं जो कि शुरू से न्यूट्रल रहे हैं। जियान के ऐसे एक्शंस की वजह से सभी लोग स्टार्टर्ड हो गए थे। वो तुरंत ही अपने सामने आए बोधिसत्व सीड्स को पकड़ लेते हैं। इनकी आंखें काफी ग्रेटफुल थी। वो सभी चुपचाप से साइड में चले जाते हैं। वो जानते थे कि जियान चाहता है कि आगे के मैटर्स में वो बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। इस समय ज्यूफंग और हन्यू का ग्रुप ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ जियान को देख रहा होता है जो कि बोधिसत्व सीड को बांटता जा रहा है। इनकी आंखों में रेड ग्लो फ्लेकर हो रहा था। हम ज्यूफंग की आंखों को और भी लाल होते हुए देखते हैं। फाइनली वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके मुंह से किलिंग इंटेंट से भरी आवाज बाहर आती है। वो कहता है बेस्टर्ड, क्या तुझे मौत का बिल्कुल भय नहीं है? ज्यूफंग की इस फ्यूरियस आवाज को सुन के जो कि मर्डर्स इंटेंट से भरी हुई थी, जियान की नजरें इसके ऊपर जाती हैं। अभी जियान की वो काली आंखें किसी फेरोशियस बीस्ट की तरह होती हैं। जियान को इस तरीके से अपनी तरफ देखते हुए देख ज्यूफंग के दिल में एक चिल फैलती है। ऐसा फील करने के बाद ही अपने दिमाग को सवाल पाता है, लेकिन उसके चेहरे का ग्लूमी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदला नहीं था। वो लगातार जियान की तरफ देखते हुए डीप आवाज में कहता है, हम सभी साथ में कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करते करते इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर आए हैं, लेकिन अब तुम सारे के सारे बोधिसत्व एंशिएंट सीड्स को अपने लिए हड़पना चाहते हो। क्या ये कुछ ज्यादा अनरीजनेबल नहीं है? इन शब्दों को सुन के तो जियान तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं अनरीजनेबल? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम इस समय सोच रहे होगे कि तुम किस तरीके से हमारे ऊपर हमला करने वाले हो। जियान अपने दिल में ये अच्छे से समझता था कि अगर ज्यूफंग उसकी स्टैंड से डर नहीं रहा होता तो अभी तक ये बंदा अटैक करके इन बोधिसत्व सीड्स के ऊपर डकैती डाल चुका होता। लेकिन यहाँ पे रीजनेबल होने के लिए बोल रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बस वीक लोग करते हैं जब उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग की प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के ज्यूफंग के चेहरे की मांसपेशियां कई बार ट्विच होती हैं। उसके अंदर का किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जाता है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी उसकी सेंस ऑफ रीजनिंग जिंदा है। वो तुरंत ही अटैक नहीं करता, बल्कि वो ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ हन्यू को देखता है। वो डीप आवाज में कहते हैं, ब्रदर हन्यू, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि सारे के सारे बोधिसत्व सीड्स को इस तरीके से जानने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। क्या हमने यहाँ तक पहुंचने में जो भी एफर्ट्स लगाए हैं बिल्कुल वर्ड्सलेस है? हन्यू का एक्सप्रेशन काम था। वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन इस समय उसकी दोनों आंखों में सिनिस्टर एक्सप्रेशन आ चुका था। बिल्कुल वो भी डिसैटिस्फाइड फील कर रहा है। चाहे बंदा कितना भी कैलकुलेटिंग हो, लेकिन इस समय उसे भी अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है। हन्यू कुछ और समय तक के लिए शांत रहता है। फाइनली उसकी कोल्ड आवाज सभी के कानों में जाती है। वो कहते हैं, जियान, तुम इस मैटर को खत्म करने के लिए हमारे हनक्लेन और हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब के लिए 8 बोधिसत्व सीड्स को हैंड ओवर कर दो। जियान के चेहरे पे स्माइल आती है जब वो अपने हाथों को खोलता है। इस समय वहाँ पे 11 बोधिसत्व सीड्स होते हैं। अगर वो 8 बोधिसत्व सीड्स को दे देता है तो उसके पास बस 3 रह जाएंगे। आखिर जियान ऐसा कैसे कर सकता था? और तो और ये बोधिसत्व सीड्स ऐसे मिरेकलस फैक्ट्स को पोजेस करते हैं कि इनका यूज करने से दोषियन क्लास में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो और इस सीड का यूज करके बोधिसत्व पिल को रिफाइन किया जा सकता है। ये टियर 8 की मेडिसिन पे जो कि 9 रंगों वाली पिल लाइटिंग को आकर्षित कर सकती है, उसके लिए कई पीक दोजन पागल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो इन सीड्स को इन दोनों फैक्शंस को दे देता है तो हो सकता है इन दोनों फैक्शंस में और भी दोषियन क्लास के नंबर्स बढ़ जाएं। क्या इस तरीके से बिना किसी कारण के जियान के एनिमीज पावरफुल नहीं हो जाएंगे? जियान के कैरेक्टर को देखते हुए वो ऐसे मूर्खता भरे काम बिल्कुल नहीं कर सकता। इस वजह से चुपचाप से अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं देने वाला। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के यहाँ का वातावरण एकदम टेंस हो जाता है। सभी के ऊपर एक प्रेशर सा आ गया था। सभी जानते थे कि आज यहाँ का मैटर शांति से खत्म नहीं होने वाला। जियान को इस तरीके से रिफ्यूज करते हुए देख हन्यू का एक्सप्रेशन वोलेटाइल हो जाता है। हन्यू जियान को घूरता है। एक मोमेंट के बाद उसके मुंह से शब्द बाहर आते हैं। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बस तुम्हें मार ही सकता हूँ। जैसे हन्यू के मुंह से शब्द बाहर आए थे, हनक्लेन और हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब के कई एक्सपर्ट्स साथ में अपनी दुखी को अनलीश कर देते हैं। ये सभी फ्लैश होकर जियान के ग्रुप को सराउंड कर लेते हैं। जब हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब और हनक्लेन साथ में काम करते हैं, ऐसे सीन को देख के जूनियर के ग्रुप के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। ये सभी अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं। इनके शरीर के अंदर की दुखी सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी। गुचिंगांग चिल्ला के बोलता है, हन्यू, क्या तुम सच में हनक्लेन और गुक्लेन के बीच में एक बड़ा वॉर शुरू करवाना चाहते हो? गुचिंगांग की इस फ्यूरियस आवाज को सुन के हन्यू के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो कहता है, ही वॉर? मेरा हनक्लेन तुम्हारे गुक्लेन से कभी डरा नहीं है। हम बस तुम्हें कुछ और समय देने के लिए तुम सभी
सभी से कुछ समय के लिए दूरी बना के रख रहे हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरा हन क्लैन तुम्हें टच नहीं कर सकता? फाइनली उसकी शेडी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है हाल फिलहाल मेरे हन क्लैन में तुम्हारा नाम काफी तेजी से फैल रहा है। इवन वो फोर्ट टियानजिन भी फेल हो गया। उस समय मैंने पहले से उन बुड्ढों से बोला था कि अगर हम लोग एक्शन ले रहे हैं तो हमें पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो सभी बुड्ढे बिल्कुल नहीं माने। तुम बस अब तक इसलिए सर्वाइव करते आ रहे हो क्योंकि वो सभी तुम्हारी परवाह नहीं करते थे, लेकिन लगता है हमें तुम्हारा मामला सॉल्व करना ही होगा। इन शब्दों को कहने के बाद हनीयू की बॉडी से एक डेंस दुई की चारों तरफ फैलती है। हम कई चिली एनर्जी वेव्स को हनीयू की बॉडी से रिलीज होते हुए देखते हैं। हनीयू की बॉडी से रिलीज हो रही ऐसे मेजेस्टिक रिपल्स को सेंस करके जुनियर के ग्रुप के एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो जाते हैं। इस हनीयू की स्ट्रेंथ हन क्लैन की यंगर जनरेशन में टॉप 3 में कंसिडर करी जा सकती है। ऐसे इंसान से डील करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वो कहता है जियान को मेरे ऊपर छोड़ दो, बट जूफंग तुम्हारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और मेरे हन क्लैन के एक्सपर्ट्स बाकी के लोगों को रोकेंगे। हनीयू के शब्दों को सुनकर जूफंग नॉड करता है। वो जियान को देख के बोलता है वैसे तुम ऐसे अकेली फाइट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ब्रदर हनीयू आप खुद ही एक्शन ले रहे हो तो मैं चलो इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जूफंग कहता है अटैक। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है, हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और हन क्लैन के जिन एक्सपर्ट्स ने जूनियर के ग्रुप को सराउंड करके रखा होता है, इन सभी का इंटेंट रिलीज हो जाता है। बिना हेजिटेशन के पावरफुल दुई प्लस जूनियर के ग्रुप की तरफ शूट हो गए थे। जब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और हन क्लैन के एक्सपर्ट साथ में मिलकर हमला कर देते हैं, जूनियर का ग्रुप हल्के से स्नॉट करता है। इन सभी के हाथ वेव होते हैं। वो दुई पिलर्स इनके करीब भी नहीं आ पाते, ये अपने आप ही अनाइलेट हो गए थे। हालांकि जूनियर का ग्रुप हन क्लैन और हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के ग्रुप से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये थोड़े से बेटर होते हैं। एक दुई की पिलर को तबाह करने के बाद जूनियर जियान की तरफ देख के बोलती है बिग ब्रदर जियान क्यों ना आप हनीयू को मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन ये सुन के जियान बस हल्के से स्माइल करता है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में एंटर करने से पहले वो उस हनीयू से फाइट करता जो कि पीक दोजन के 6 चेंज पे है, तो फिर जियान एक सिंपल विक्ट्री हासिल ही कर पाता। ऑफ कोर्स तब जियान को फायर लोटस का यूज करना पड़ता, लेकिन इस समय जियान की स्ट्रेंथ हनीयू को पूरी तरीके से सरपास कर चुकी है। आखिर हनीयू के पास अब वो क्या औकात है जो वो जियान को चैलेंज करने चला है। जियान कहता है आप सभी मिलकर बस जूफंग और बाकी लोगों से डील करो, क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बोधिसत्व सीड्स को हासिल कर चुके हैं, वो बीच में इंटरव्यू नहीं करने वाले। इस वजह से भले इनके नंबर थोड़े ज्यादा हो, हम इनसे बिल्कुल डील कर सकते हैं। जियान का ध्यान जाता है उन न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के ऊपर जो कि इस समय दूरी बना चुके हैं। ये सभी काफी स्ट्रॉन्ग थे। अगर ये हनीयू के ग्रुप की हेल्प करने लगते हैं तो फिर जियान की टोली का प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। अगर जियान को डर नहीं होता कि सभी एनिमीज को ज्वाइन कर लेंगे तो वो और भी बोधिसत्व सीड्स को अपने पास रख लेता। जियान को इस तरीके की जिद करती हुए देख जुनियर फालतू में ट्राई नहीं मारती। वो कहती है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। जियान स्माइल करके अपने पैरों को आगे बढ़ाता है। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और हन क्लैन के एक्सपर्ट्स ने जो सर्कल बना के जियान के ग्रुप की घेराबंदी कर ली थी वो उससे बाहर आ चुका था। जियान को आगे बढ़ते हुए देख वो लोग अपने आप ही रास्ता बना देते हैं। जियान के पूरी तरीके से बाहर जाने के बाद ही उनका वो सर्कल फिर से कंप्लीट होता है। हनीयू की आंखें एकदम ब्लैक हो जाती हैं। वो अपनी तरफ आगे बढ़ रहे जियान को देख के पूछता है वो तोशी एंशिएंट जेट तुम्हारे हाथ में होगा राइट? जियान कहता है तुझे चाहिए, क्यों ना तू खुद आके एक बार ट्राई कर ले। हनीयू अपनी आंखों को नैरो करता है। उसके उस सफेद से चेहरे पे एक डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन आ चुका था। जब जब वो जियान के चेहरे की स्माइल को देखता है उसके दिल के अंदर का किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा था। हनीयू कहता है तेरी जुबान बहुत पैनी है। इस बंदे की बकवास सुन के जियान के चेहरे पे बस एक स्माइल आती है। जियान कहता है छोटे मोटे गेम्स खेलना बंद करो, ये मेरे सामने बिल्कुल काम नहीं आने वाले। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आते हैं जियान का सीधा हाथ पंच में ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ जाता है। जियान के हाथ में एक हॉट विंड फॉर्म होती है। हम सामने के स्पेस को इंटेंसली फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं। तुरंत एक फिगर मेजरेबल तरीके से पीछे चला गया था। सरप्राइजिंगली ये बंदा हनीयू होता है। जियान के एक ही पंच से पीछे जाने के बाद हनीयू के चेहरे की ग्लूमिनेस बढ़ जाती है। वो अपनी उस आफ्टर इमेज को देखता है जो इस समय गायब हो रही थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान की सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प हो चुकी हैं। जियान हनीयू के ग्लूमी चेहरे को देखता है। फाइनली उसकी नजर जाती है उस क्योटिक बैटल की तरफ जो कि थोड़ी सी दूरी पे हो रही है। वो अपने सिर को हिलाने लगा था। बिना हेजिटेट करते हुए जियान का पैर आगे बढ़ता है। एक बहुत ही वास्ट और माइटी ऑरा किसी समंदर की तरह चारों तरफ फैलता है। ये ऑरा जिस मोमेंट में अपीयर होता है इसने पूरे स्पेस को कवर कर लिया था। कुछ वीक लोगों को हवा में टिकने में परेशानी होती है। जब न्यूट्रल एक्सपर्ट्स इस ऑरे की बैनिक स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं इन सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो कहते हैं 9 चेंज पीक दोजन। इन सभी के स्टैंड चेहरे जियान को देखते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं सर्टन होते हैं कि 1 महीने पहले जियान के पास स्टैंड डेफिनेटली नहीं थी। अभी हनीयू का चेहरा ट्विच हो रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही गंदा हो चुका था। फाइनली इस पल में उसे समझ में आता है कि आखिर जियान उससे बिल्कुल क्यों नहीं डर रहा। इसका उत्तर काफी सिंपल है, जियान की स्ट्रेंथ उससे काफी आगे जा चुकी है। हनीयू गहरी सांस लेता है। वो कहता है तो क्या हुआ तुम्हारी स्ट्रेंथ पीक दोजन के 9 चेंज पे पहुंच गई है। क्या तुम ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरने वाला हूँ? उसके दोनों हाथ हैंड्स को चेंज करते हैं। उसके एब्राउज के बीच में क्लाइंट टैटू अपीयर हुआ था। जिस पल ये क्लाइंट टैटू अपीयर होता है उसका ऑरा राइज करने लगता है। पलक झपकते ही हनीयू का ऑरा जियान के ऑरे को अप्रोच करने लगा था। हनीयू के ऑरे को सेंस करके जियान स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाने लगता है। वो कहता है 8 चेंज हाँ, लेकिन अभी ये मेरे सामने काफी नहीं है। हनीयू कोल्ड आवाज में कहता है ये तो तुम्हें फाइट के बाद मालूम पड़ेगा। उसके दोनों हाथ हैंड्स को चेंज करते हैं। उसके शरीर से जो कोल्ड दुखी बाहर आ रही थी
वो लाइटिंग जैसी स्पीड के साथ तुरंत ही एक बड़े से पाम को बना देती है। इस फ्राइटनिंग पंजे में से कई आत्माओं को चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। इस पाम के ऊपर एक डरावने से चेहरे को देखा जा सकता है। जैसे जैसे इस पाम से आने वाली आवाज और भी इंटेंस होती जाती है, हन्यू चिल्ला के बोलता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाम। वो काले रंग का पाम जियान की तरफ लाइटिंग स्पीड से शूट हो जाता है। ये डार्क ब्लैक पाम बहुत ही बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक्सट्रीमली डार्क कोल्ड पावरफुल की होती है। हन्यू इस फैक्ट को अच्छे से समझता था कि अगर वो जियान के ऊपर पूरी ताकत से हमला नहीं करता तो उसकी हार बिल्कुल पक्की है। भले हन्यू का पावरफुल पाम जियान की तरफ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन जियान अपने शरीर को हिलाना बंद नहीं करता। वो कहता है मैंने पहले ही बोला था तुम्हारी स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है। तुरंत ही जियान 2 कदमों को आगे बढ़ाता है। वो हन्यू के पाम के सामने अपीयर हो गया था। हन्यू की शॉक आंखों के सामने जियान के हाथ को एक टेरिफाइंग टेम्परेचर वाली फ्लेम कवर कर लेती है। अंत में जाके जियान अपने हाथ को अपनी तरफ आगे बढ़ रहे पाम अटैक में स्लैम कर देता है। दोनों के एक दूसरे टकराने के बाद एक समय के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन आगे होने वाले सीन ने सभी को स्टन कर दिया था। वो देखते हैं कि हन्यू का वो डार्क पाम अटैक जिसमें उसने अपनी पूरी दुखी को भर दिया है, उसे जियान रैंडम तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसी स्ट्रेंथ के सामने इस अटैक की बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल दूसरे लेवल से आ रही थी। बैंग साउंड के साथ सभी की आंखों के सामने वो ब्लैक पाम अटैक फट जाता है। जियान को इस तरीके से अपने सोल डिस्ट्रक्शन पाम को रैंडमली स्कैटर करते हुए देख हन्यू के चेहरे पे शॉक फ्लैश हुआ था। उसे सामने खड़े स्फीयर के ऊपर बिलीव नहीं होता। उसे सोल डिस्ट्रक्शन पाम की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता था। कोई ऑर्डिनरी सा 9 चेंज पीक डोजन इसे आसानी से रिसीव नहीं कर सकता है। और तो जब भी कोई इस अटैक को हेड ऑन रिसीव करने की कोशिश करता है, इस अटैक के अंदर की चिल्ली एयर अपोनेंट की सोल को डैमेज करने लगती है। लेकिन पावरफुल पाम अटैक जियान के सामने बिल्कुल यूजलेस रहा। जियान स्लोली हवा में आगे बढ़ रहा होता है। वो हनी के अगले एक्सप्रेशन को देखता है। जियान हंस के बोलता है कि हन क्लैन के सारे मेंबर्स के पास बस इसी लेवल की स्किल्स हैं। ये सुन के हनी को चेहरा डेंजरसली डार्क हो गया था। वो कहता है जियान तुम्हें इस तरीके से एरोगेंट वेव नहीं करना चाहिए। हनी अंदर से काफी डिससैटिस्फाइड फील कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अगर जियान उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर 1 महीने के लिए ट्रेन नहीं करता तो उसका मैच बिल्कुल नहीं होता। लेकिन रियलिटी उसके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होती है। जियान की डार्क और चिल्ली आवाज को सुन के जियान के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आती है। अचानक से उसका हाथ आगे बढ़ाता, उसकी स्लीव्स के अंदर से हॉट फ्लेम बाहर आती है। ये फ्लेम तुरंत ही 1000 फीट बड़ी फायर हैंड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो कि लाइटिंग स्पीड से हनी की तरफ आगे बढ़ जाता है। जियान को इस तरीके से अटैक करते हुए देख हनी अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। उसकी बॉडी से डेंस ब्लैक फॉग बाहर आता है। ये तुरंत ही की फ्रोशियस बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो सभी आसमान की तरफ हॉल करते हुए उस फ्लेम हैंड के ऊपर हमला बोल देते हैं। जियान का फायरी हैंड इन सभी बीस्ट से जाके टकरा गया था। जब ये बीस्ट हेवली फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, एक ही पल में इनकी राख हुई नहीं बचती। फ्राइटिंग हाई टेम्परेचर इन्हें तुरंत ही वेपराइज कर देता है। ऐसे रिजल्ट को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अपने हाथ को वेव करता है। वो बड़ा सा फायरी हैंड फिर से फ्लैश हुआ था। स्पेस को चीरते हुए अगली बार जब ये अपीयर होता है, ये ऑलरेडी हनी के सर के ऊपर था। फाइनली नीचे की तरफ बढ़ गया था। अब क्योंकि जियान का अटैक इतना फास्ट होता है कि हनी के पास डॉज करने का बिल्कुल मौका नहीं था। ये बड़ा सा फायरी हैंड हनी की बॉडी में आके स्मैश हो जाता है। बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी की चारों तरफ जो ब्लैक फॉग होता है, हम उसे पूरी तरीके से बिखरते हुए देखते हैं। हेवनली फ्लेम का हॉट टेम्परेचर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ऐसी एक्सट्रीमली हॉट और वाइल्ड एनर्जी के सामने हनी के शरीर की दुखी के पास अपने डिफेंसेस को क्रिएट करने का मौका नहीं होता। जब वो फ्राइटनिंग टेम्परेचर उसकी बॉडी को बैंड वगैरह होता है और हॉट एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है, तुरंत ही हनी के चेहरे से रंग उड़ते हैं। हमें ग्रग का साउंड सुनाई दिया था। उसके मुंह से भी लाल खून बाहर आता है। हनी की बॉडी फुटबॉल की तरह पीछे ग्राउंड में जाकर टकराती है। एक ही पाम अटैक में हनी को दूर फेंकने के बाद जियान पीछे के केओटिक बैटलफील्ड को देखता है। एक कोल्ड स्माइल के साथ उसका हाथ उस बैटल की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान के कई पंचेस जो कि फ्राइटनिंग टेम्परेचर को कैरी कर रहे होते हैं, वो हवा को चीरते हुए हन क्लैन और हेवन फिंच स्टीमर ट्राइब के एक्सपर्ट्स की बॉडी से बैंग बैंग साउंड के साथ टकरा जाते हैं। इन अटैक्स के पीछे इतनी पावरफुल फोर्स होती है कि हम इन सभी को बोलो जोवा केसरी करते हुए पीछे जाते हुए देखते हैं। ऐसे अनएक्सपेक्टेड सीन को देख के जूफंग भी स्टंड हो गया था। तुरंत ही उन सभी की नजर शिफ्ट होती है। उसे जमीन में पड़ा हनियो दिखाई दिया था, जिसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही। इन सभी के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। अभी जूफंग गदल उसके गले तक आ रहा था। आखिर हनियो इतनी जल्दी फिनिश कैसे हो सकता है? उसके पास भी इस तरीके से हनियो को हराने की पावर नहीं होती। लेकिन 10 मिनट से कम समय के अंदर ही जियान ने हनियो को मार मार के बिल्ली बना दिया है। जियान की आंखें जाती हैं जूफंग के ऊपर। वो कहता है क्या तुम पर्सनली फाइट करने वाले हो? इस आवाज को सुन के जूफंग के हाथ ट्रेम्बल हो गए थे। जूफंग का चेहरा बहुत ही वॉलेटाइल था, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। हनियो की इतनी गंदी हालत हो गई है तो फिर उसकी तो क्या ही औकात है। जूफंग की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो मन ही मन में कहता है लड़का बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। आज की सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है। सिर्फ क्लैन के ग्रैंड एल्डर्स के पास ही वो स्ट्रेंथ है कि वो इसे फिनिश कर सके। जो भी गुस्सा और किलिंग इंटेंट उसके गले तक आया था, जूफंग उसे दोबारा से निकल जाता है। वो जानता था कि अगर उसने अपने चेहरे पे कोई मर्डरस डिजायर को शो किया तो उसकी हालत हनियो से खराब ही होने वाली है। जियान की नजरें जाती है हनियो के ऊपर, जो कि इस समय खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इन सभी को अपने शब्दों से सरप्राइज करने के बाद जियान के अंदर एक हैवी किलिंग इंटेंट इकट्ठा होता है। उसके और हन क्लैन के बीच में ऐसी दुश्मनी है कि जब तक एक पार्टी खत्म नहीं होती दूसरी पार्टी रेस्ट नहीं लेने वाली। ये हनियो हन क्लैन के यंगर जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है। अगर वो इसे फिनिश कर देता है तो फिर हन क्लैन को भी दर्द महसूस होगा। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर जियान को हन क्लैन के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रोकना होगा। जब जियान ने अपने दिल में हनियो की टोली को यहीं पे ठिकाने
लगाने का ख्याल बना लिया था। वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री जो कि अभी तक शांति से खड़ा हुआ होता है, अचानक से इसकी टहनियां हिलने लगती हैं। हम कई रिपल्स को फॉर्म होते हुए देखते हैं। इन रिपल्स को फॉर्म होते हुए देख जियान स्टार्टल हो गया था। वो कहता है क्या ये रियलम कोलैप्स होने वाला है। जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री इस दुनिया में हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतने सारे बोधिसत्व सीड्स को रिलीज करने के बाद वो दोबारा से ग्राउंड में जाके रेस्ट करेगा। जब इसके अंदर दोबारा से सफिशिएंट एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, वही समय इसके दोबारा से सरफेस होने का होगा। लेकिन उस समय के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अचानक से हुए ऐसे बदलाव की वजह से सभी लोग पैनिक में आ जाते हैं। बहुत ही जल्दी बैटल ग्राउंड खाली हो जाता है। हन क्लैन के एक्सपर्ट्स तुरंत ही हनी को खड़ा कर लेते हैं। फाइनली ये सभी हेवन फिंस डीमन ट्राइब के साथ आके मिलकर खड़े हो जाते हैं। इन सभी कॉशियस आंखें जियान और आसपास के स्पेस को देख रही होती हैं। जूफंग हनियो के सफेद चेहरे को देखता है जो कि समय और भी पेल हो चुका होता है। वो पूछता है ब्रदर हनियो क्या आप ठीक हो। हनियो अपने मुंह से खून को पहुंचता है। हम उसे स्लोली अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। उसकी रूथलेस आंखें जियान को देखती हैं। एक पल के बाद हनियो के होठ हिलते हैं। जो वह जूफंग के कानों में एंटर करती है, उसे सुन के उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। लेकिन वो अपनी दाती मीस के नोट कर देता है। जब सभी लोग पीछे जा रहे होते हैं, स्पेस की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस और भी इंटेंस हो जाती हैं। अचानक से क्रैक लाइन अपीयर हुई थी। इसमें से तेज रोशनी बाहर आती है। जैसे ही पहला क्रैक अपीयर होता है, हम क्रैक के साउंड के साथ और भी कई स्पेशल क्रैक्स को होते हुए देखते हैं। कुछ ही मिनट्स के अंदर ये स्पेस जो कि बहुत ही सॉलिड होता है, इसमें कई छेद हो गए थे। एंड में जाके जब सभी की आंखें पैनिक से भरी हुई होती हैं, ये पूरा स्पेस ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एंशिएंट बेसन रीजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट को। इस हरी भरी जगह पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ खड़ा हुआ होता है। इसमें से मेजेस्टिक प्योर हवा बाहर आती रहती है। ये बहुत ही शानदार सीन को क्रिएट कर रही थी। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से थोड़ी सी दूरी पे हम कुछ फिगर्स को बैठे हुए देखते हैं। ये नाला न्यानन और बाकी के लोग होते हैं। यहाँ पे वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने बीस्ट टाइड को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। इस जगह पे मौजूद सभी लोगों की इंजरीज हील हो चुकी होती हैं। बड़ी इतनी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद वो सिंपली वापस नहीं लौटना चाहते थे। वो लगातार यहाँ पे इंतजार करते रहते हैं। ऐसी शांति कुछ और समय तक बनी रहती है। अचानक से कई रसलिंग साउंड सुनाई देती हैं। फील्ड के बीच में खड़ा ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो कि पिछले 1 महीने से बिल्कुल मूव नहीं हुआ था, अचानक से इसके अंदर से एक एमरल्ड लाइट बाहर आती है। काफी जल्दी हम कई मेजरेबल से फिगर्स को इस रोशनी में से बाहर आते हुए देखते हैं। ये सभी ग्राउंड पर लैंड कर गए थे। जब अचानक से ऐसा बदलाव होता है, इसने सभी को चौंका दिया था। नाला निर्नन के ग्रुप में खुशी फैल जाती है। ये सभी खड़े हो जाते हैं। इनकी खुशी से भरी आंखें एक फिगर को देखती हैं जो कि थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हुई थी। गुचिंगांग का ग्रुप जो कि बाहर आ चुका होता है। ये सभी गहरी गहरी सांसें भरते हैं। ऐसी कैलेमिटी से सर्वाइव करने के बाद ये सभी खुशी से भरे होते हैं। इन सभी ने पिछले 1 महीने में जिस लेवल के डेंजर्स को फेस किया है, उसके बारे में आउटसाइडर्स क्या जानेंगे। वो जानते थे काफी लंबे समय तक वो फ्राइटनिंग इल्यूजन इन सभी के दिमागों में बना रहेगा। जियान एक गहरी सांस को छोड़ता है। अगर पिछले महीने की सच में बात करी जाए तो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जियान की हुई है। जब सभी की आंखों में बस 1 महीना बीता होता है, जियान ने 100 रीइंकार्नेशंस को एक्सपीरियंस किया होता है। भले इन सभी रीइंकार्नेशंस की वजह से जियान इस कॉन्टिनेंट का पीक एक्सपर्ट न बना हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ चुकी होती है। आखिरी बंदे को उगलने के बाद बोधिसत्व एंशिएंट ट्री अचानक से कांपने लगता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के नीचे से एक गोलाकार की रोशनी बाहर आती है। ऐसा लगता है इस लाइट की वजह से ग्राउंड एकदम लिक्विड में बदल गया है और बोधिसत्व एंशिएंट ट्री इस लिक्विड के अंदर एंटर कर जाता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को ग्राउंड में एंटर करते हुए देख कई लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ये अंदर से बहुत ही डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। जब एक बार बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ग्राउंड में चला जाता है तो एक इलीट दोशांग भी उसे ढूंढ नहीं सकता। यानी कि अब इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को तभी देखा जाएगा जब वो दोबारा से दुनिया में सरफेस होगा। शायद तब तक ऑलरेडी हजारों साल पास हो चुके होंगे। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को नीचे जाते हुए देख गुचियांग अंदर से हेल्पलेस फील करता है। वो साय करके बोलते हैं अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें बोधिसत्व हार्ट नहीं मिला। जियान जो कि इन शब्दों को सुनता है, उसके चेहरे पे अजीब सी स्माइल आती है। उसका हाथ जाता है उसके सीने की तरफ। कुछ दिनों पहले जहाँ पे जियान का दिल था, अभी उसके हार्ट को एक एमरल्ड हार्ट ने रिप्लेस कर लिया है। ये वही लेजेंडरी बोधिसत्व हार्ट है, बट जियान ने इसे अभी तक रिफाइन नहीं किया। जब वो इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा, वो फाइनली दोशांग क्लास में एंटर कर पाएगा। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को धीरे धीरे ग्राउंड में जाते हुए देख जियान चुपचाप से बड़बड़ाते हुए कहता है, ब्रदर बोधिसत्व तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भविष्य में फिर से मिलेंगे। वो अंदर से एक रिग्रेट फील करता है। इस बोधिसत्व ट्री के पास ट्रू इंटेलिजेंस नहीं होती, वरना इस दुखी कॉन्टिनेंट का पीक एग्जिस्टेंस बन चुका होता। और क्योंकि जियान और उसके बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती है, ये जियान की फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात थी। जब जियान के दिमाग में रिग्रेटफुल थॉट्स आ रहे होते हैं, सभी की आंखों के सामने बोधिसत्व एंशिएंट ट्री फाइनली जमीन के अंदर नीचे धस जाता है। जैसे वो एमरल्ड लाइट डिसअपीयर होती है, ये हरा भरा फील्ड फिर से खाली लगता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को पूरी तरीके से डिसअपीयर होते हुए देख जियान अंदर से साय करता है। वो जस्ट कुछ बोलने वाला था, अचानक से हम उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। उसके आसपास का स्पेस बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है। ऐसा लगता है ये एक जेल बन चुकी है जिसमें जियान को सील कर दिया गया है। अब खैर ये करामत है किसकी, आई गेस तुम लोग ये समझ ही चुके होगे। और अगर अब भी समझ नहीं पाए हो तो नेक्स्ट एपिसोड में आप सब कुछ साफ साफ जान रहे होगे। उसके शुरुआत में जियान की मुलाकात हो रही होगी उस एक्सपर्ट से जिसने जियान के आसपास के स्पेस को सील कर दिया है। फिर हम गोल्ड एम्परर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम की पावर देखने वाले हैं और अंत में जाके जियान एक बेंशैंग से फाइट कर रहा होगा। याद रखना ये एक जेन्युइन बेंशैंग है, ना कि कोई पपेट। सो फाइटिंग सीन्स के लिए एकदम रेडी रहो। अगर फ्यूचर में आने वाले एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते
थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, जैसे जैसे नेक्स्ट एपिसोड आता है आप उसे सबसे पहले देख सको। खैर इस एपिसोड में आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 12K का, देखते हैं कि आप सभी से कंप्लीट करवा पाते हो। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को रिलीज होने से पहले देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा करने से आप हेल गार्डन फैमिली की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी कर पाओगे। सो ज्वाइन बटन को चेकआउट जरूर करना, ये ऑप्शन चैनल की होम पेज पे मिल जाएगा। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछले पार्ट को मिस कर दिया है तो फटाफट से क्लिक ऑन दी लेफ्ट साइड। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।